हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट? अब एग्जाम टाइम है तो बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से सोच समझ कर आपको करने हैं क्वेश्चंस, ताकि एग्जाम में कोई भी गड़बड़ ना हो। तो इसी चीज़ की प्रैक्टिस के लिए आज हम करने वाले हैं 8th क्लास के प्राची पब्लिकेशन में 2 तरह के टेस्ट पेपर्स आपको दिए गए हैं। तो आज हम फर्स्ट टेस्ट पेपर को कंप्लीट कर देंगे। काफ़ी डिमांड थी इन टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन के लिए, तो मैं आज वो करने वाला हूँ। होपफुली आपको इसमें जो एमसीक्यूज़, फिल इन द ब्लैंक जिस भी तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं, सभी बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएँगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा देर मैं नहीं लगा रहा। ओके, टेस्ट पेपर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है। एडिटिव इनवर्स पूछा गया है इसका। तो देखिए एडिटिव इनवर्स में आपको कुछ नहीं करना, ये जो भी नंबर आपको दिया गया है उसका साइन चेंज कर देना है। ठीक है, अगर ये नेगेटिव है तो इसका आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर पॉजिटिव में होता, मान लीजिए 2 का आपको एडिटिव इनवर्स पूछे, तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। सिंपल सा ये था और कुछ भी नहीं। चलिए नेक्स्ट। एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर 45 रुपीज़ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। इट वाज प्राइज्ड एट, यानी कि उसका जो मार्क प्राइस है वो मार्क प्राइस क्या है वो हमें बताना है। देखिए दो ऑप्शन है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ये हमें डिफरेंट डिफरेंट मार्क प्राइस दिए गए हैं, आप इनका 10% निकाल लीजिए। क्या? डिस्काउंट। जैसे 55 का 10% कितना हो जाएगा? 5.5। और 55 में से हम ये 5.5 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा, इनको सब्ट्रैक्शन करने के बाद 49.5। तो क्या ये हमारे इस 45 के इक्वल है? यानी कि क्या ये सेलिंग प्राइस है? नहीं है, क्योंकि हमें जो सेलिंग प्राइस दिया गया था वो तो 45 दिया गया है ना। अब दूसरे, यानी कि ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। अब 50 का 10% कितना होता है? 5 होता है। तो 50 में से हमने 5 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ रहा है? 45। और यही हमारे पास दिया गया है। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट मार्क प्राइस है। ठीक है, अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? मार्क प्राइस को एक्स मान लीजिए टेम्परेरी, कि मार्क प्राइस हमारा क्या है? एक्स। फिर डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है 10% ऑफ एक्स। तो परसेंट के लिए हमने डिवाइड बाई 100 कर दिया, ऑफ एक्स यानी कि ये आ गया। और मार्क प्राइस में से जब डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है। और यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 45 रुपीज़। तो इनको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, एल्सियम लिया, तो ये क्या बन गया? 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 45। तो ये आ गया 9x बाई 10 इज इक्वल टू 45। तो यहाँ से अब x यानी कि मार्क प्राइस की वैल्यू निकाले हैं, तो हमने क्या किया? शिफ्ट कर दिया। 10 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 9 डिवाइड करेगा, 9 से इसको कैंसिल किया तो 5 आया, और 5 इंटू 10 कितना हो गया? 50। तो देखिए हमारे पास यहाँ से भी 50 रिजल्ट आ रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, थर्ड। ये कहता है कि अगर x रेज टू पावर y एंड y रेज टू पावर x, ये दोनों इक्वल है, देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y क्या क्या हो सकती है। तो हम सिंपली क्या करेंगे जी, यहाँ पे हमें जो जो वैल्यूज दी गई है वो हम इसकी लेफ्ट और राइट में रख के देखेंगे। एक बार x की पावर y हो रही है और एक बार y की पावर x है। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट पार्ट को लेकर चलें तो x यानी कि 2 की पावर 4 कितना आएगा? 16 आता है। और फिर राइट हैंड साइड में y की पावर x है, यानी कि y मतलब 4 की पावर x यानी कि 2, तो 4 का स्क्वायर ये भी 16 होता है। ये दोनों तो मैच कर गए। दैट मीन्स कि ए ऑप्शन इतना राइट ऑप्शन है। हमें और पार्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरीके से आप चलिए इनको चेक करके देखिए। सेकंड पार्ट लेके चलते हैं। x की पावर y यानी कि 9 आ रहा है, और y की पावर x यानी कि 8 आ रहा है। क्या इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन नहीं पॉसिबल था। राइट? चलिए इसी तरीके से फोर्थ पार्ट करते हैं। क्या है? x वेरीज डायरेक्टली एज वाई स्क्वेयर। ठीक है, x जो है वाई स्क्वेयर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमने क्या देखा था कि x1 y1 का रेशो, x2 y2 का रेशो इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर x1 y1 के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, y1 के स्क्वेयर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो दूसरी तरफ भी हमने स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पर एक तो इन्होंने दे रखी है x की वैल्यू 3 और तो y की वैल्यू 4 आएगी। तो हमने क्या किया, इसमें x1 की रिप्लेसमेंट में तो 3 रख दिया, y1 के रिप्लेसमेंट में 4 रखा, लेकिन y का तो यहाँ पर क्या है? स्क्वायर है, तो हमने स्क्वायर भी किया। इन द सेम वे
x2, अब देखिए x की वैल्यू पता करनी है जब y 6 हो, तो हमने x2 की जगह क्या रखा x, और y2 की जगह रख दिया 6, लेकिन उसका भी स्क्वायर है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके देखें, सो 16, और ये 6 का स्क्वायर 36, 36 इधर डिवाइड कर रहा है, तो दूसरी तरफ आकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, है ना। इक्वल टू में क्या बचा, x बचा, तो 4 से कैंसिल कर दें, 4 से कैंसिल किया इसको और इसको गया तो 9, और 9 3 को मल्टीप्लाई करें तो 27, और बाई में 4, तो ये किससे मैच कर रहा है, ये बी से मैच कर रहा है, यानी कि फोर्थ पार्ट का आंसर क्या आ रहा है, बी ऑप्शन 27/4। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ में हमारे पास देखिए जो रूट दिया गया है उसको लेकर चल रहे हैं, लेकिन एक एक करके जो सबसे अंदर का रूट है उसको सिंप्लीफाई करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब जैसे 4 का रूट है, तो 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, ओके। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या रिजल्ट बचा वो देखते हैं, 18 - 2 16, फिर हमने 43 प्लस 32 प्लस 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है। देन अगेन 43 प्लस 32 एंड 4 कितना हो गया, 36, 36 का रूट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये कितना आ गया, 49, और 49 का रूट कितना होता है, 7, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। स्टेप बाय स्टेप आप छोटे वाले रूट से इसको स्टार्ट करें और फिर आगे पहुँचें। क्लियर। चलिए सिक्स्थ में देखिए हमें क्या पता करना है, द नंबर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्यूब के लिए हम क्या देखते हैं, हमें ये देखना पड़ता है कि इसके 3 की पावर की फॉर्मेशन बन रही है या नहीं बन रही है, ठीक है। जैसे 729 है, 729 हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब होता है, ठीक है। तो डेसिमल में देखें तो डेसिमल में भी ये हो जाएगा, और डेसिमल में आप नोटिस करोगे कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं जो कि परफेक्ट क्यूब की पहचान बताता है, क्योंकि इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 729 डिवाइडेड बाय 1000, है ना। 1000 10 का है, और ये हमारे पास आई थिंक ये 7 का होता है ना, 7 का नहीं, ये 9 का हो जाएगा, है ना, 9 का, बिल्कुल। 9 × 9 करेंगे 81, 81 को फिर से 9 से करेंगे तो 729 होता है। तो दैट मीन्स कि हम इसको 9/10 का होल क्यूब लिख सकते हैं। ये था हमारा 9 का क्यूब लिख सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हम अब इसको देखें सी पार्ट को, तो सी पार्ट को हम कैसे लिखते हैं, 729 डिवाइडेड बाय डेसिमल के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9/100 होल स्क्वेयर, सॉरी स्क्वेयर नहीं, क्यूब। दैट मीन्स कि सी ऑप्शन भी क्यूब में लिखा गया। तो यहाँ हमारे पास क्या पहचान बच गई, ये देखिए डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं, तो ये क्यूब पॉसिबल नहीं हो रहा। 3 या 3 के मल्टीपल के अगर डेसिमल्स थे तो वो पॉसिबल हो सकते हैं अभी भी, ठीक है, गारंटी नहीं होती उन चीज़ की। क्लियर। तो करेक्ट आंसर फिलहाल क्या है, बी। ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं 7th पार्ट, क्या है, 12 मैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days, कि 12 आदमी 8 दिन में कोई काम पूरा करते हैं, तो कितने आदमी सेम काम को 6 दिन में पूरा कर पाएंगे। तो इसको यूनिटरी टाइप के मेथड से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। वैसे तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का है कि अगर हम नंबर ऑफ मैन की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो दिन कम लगेंगे, अगर क्वांटिटी कम कर देंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए सिंपल से एक लॉजिक वो लेकर चलते हैं कि 8 दिन में काम पूरा करने के लिए हमें कितने आदमियों की ज़रूरत है, 12 आदमियों की ज़रूरत है। तो अगर हमें एक दिन में काम पूरा करना है तो उसके लिए आदमी जो है वो कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा चाहिएंगे। तो उसका मतलब ये पहचान क्या है कि हमें मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अब हमें काम एक दिन में नहीं, हमें तो 6 दिन में पूरा करना है। तो 6 दिन में पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अब 6 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने कैंसिलेशन करके देखा कि कितना आ रहा है, 16, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है कि अगर हमें वही सेम काम 6 दिन में पूरा करना है तो हमें 16 आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है, इसके सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में या तो कम्प्लीटली इसको एक्सपेंड कर देंगे, और सबसे पहले देखिए अगर कोई नेगेटिव पावर होती है तो आपको बता रखा है उन नेगेटिव पावर्स को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। ओके। सो नेक्स्ट स्टेप करते हैं डायरेक्टली, 2/3
इसकी पावर तो 5 है ही, यहाँ इसकी पावर 2 करेंगे तो 3/2 का 2/3 हो जाएगा, इसकी पावर 2 हो गई पॉजिटिव। नीचे 4/9 है तो ये 9/4 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये 8/27 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्लियर? तो या तो हम ये कर सकते हैं कि इनको कंप्लीटली शिफ्ट कर लें, या आपस में इनको ओपन करके भी आप कर सकते हैं। ओपन कैसे? देखिए यहाँ वाला पोर्शन तो आपका क्या बन गया, 2/3 की पावर 7 बन गया, क्योंकि बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। यहाँ आपस में मैच नहीं हो रहा है तो हम नीचे वाले को एक बार के लिए ओपन कर लेते हैं, जैसे 9/4 9/4 पावर 2 थी, इसको 8/27 8/27 एंड 8/27, और हमें इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। देखिए 2/3 या 3/2 जो भी इसकी फॉर्मेशन बनती है उसमें, ऊपर वाले को तो मैंने 2/3 की पावर 7 कर लिया, बेस सेम पावर ऐड हो गया। इसको लिटिल बिट मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके और फिर देखेंगे जो भी फॉर्मेशन बचती है। मैंने 4 से कैंसिल किया, 9 से कैंसिल करते हैं 3, फिर से 9 से कैंसिल किया 3, तो देखिए ऊपर तो 2/3 है, नीचे ध्यान से देखें ये 2 की पावर 3 होती है, एक और 2 है 2 की पावर 4 हो गया, एक और 2 हमने कंबाइन किया तो टोटल कितने 2 हैं, 5 हैं, तो 2 की पावर 5 यहाँ बन रहा है। ऐसे नीचे देखें तो ये क्या होता है, 3 की पावर 3 होता है, एक और 3 की पावर 4, एक और 3 की पावर 5 हो गया। तो दैट मीन्स कि नीचे भी हमारे पास 3 की कितनी पावर आ रही है, 5 आ रही है। तो अगर आप ऊपर वाले को कंबाइन नहीं करना चाहते, अब ऐसा लग रहा है कि नहीं भी कर दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो देखिए ये कंप्लीट पोर्शन तो कट गया, क्या बच गया ये, यानी कि हमारे पास सी ऑप्शन क्या है, इसका राइट ऑप्शन है। क्लियर? तो ये था पार्ट 8। चलिए पार्ट 9 करते हैं। गिवन है एक एक्सप्रेशन, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट खोलने का काम किया जाता है सबसे पहले। सो 2 × 6 12, देन -2 x = 15, और यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 5x - 2x 3x, 15 -12 उधर जाकर +12 करेगा, सो 3x = कितना आ गया, 27। अब 3 इधर मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगी, डिवाइड, तो 27 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। राइट? चलिए नेक्स्ट 10th क्या है, प्रियंका ड्राइव्स एट 45 km/h, उसकी जो स्पीड है वो 45 km/h की स्पीड है, एंड रिचेस दिल्ली इन 5 hours, वो 5 घंटे में पहुंच जाती है। तो डिस्टेंस कितना होगा, देखिए हमें डिस्टेंस पता करना है। डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। यहाँ पे स्पीड कितनी है, 45 है ना, km/h में ही है, और टाइम भी हमारे पास आवर्स में ही है 5, तो इनको हमने मल्टीप्लाई किया कितना, 225 किलोमीटर, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया जो उसने कवर किया। फिर कह रहा है कि व्हाट टाइम विल सी टेक टू कंप्लीट द सेम जर्नी, यानी कि 225 किलोमीटर का डिस्टेंस उसको कवर करना है, लेकिन इफ़ सी इंक्रीजेज हर स्पीड बाय 5 km/h, अगर वो अपनी जो 45 किलोमीटर की स्पीड है उसको 5 किलोमीटर और बढ़ा दे, यानी कि 50 km/h की स्पीड अगर वो कर देते हैं, तो अब हमें टाइम बताना। तो टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के इक्वल होता है ना, और डिस्टेंस किसके इक्वल है, 225, और स्पीड कितनी है, स्पीड 50 के इक्वल है। राइट? तो इसको 5 से अगर हम डिवाइड करें, मैं सिर्फ 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, नीचे 10 मैंने एज इट इज़ रहने दिया, तो ये बन गया हमारे पास 45। तो 10 से भी डिवाइड करें तो 4.5 के इक्वल आ रहा है, यानी कि 4.5 घंटे जो हैं वो उसको लगने वाली है। ये सिर्फ 4 है, ये पॉसिबल नहीं है, ये 4.225 कुछ हो जाएगा, दैट मीन्स 4.5 तो नहीं है, ये इसी ऑप्शन हमारे पास 4.5 आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये कितना है, 0.5 ही तो है। क्लियर? तो ये था हमारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे हैं इनको भी ट्राई करते हैं। देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ गड़बड़ कर दी भाई, जरूरी थोड़ी है पॉजिटिव ही आए, क्योंकि देखिए हमारे पास -2/3 ये भी एक रेशनल है, 4/5 ये भी एक रेशनल है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो -8/15 आ रहा है, तो क्या ये पॉजिटिव आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, दैट मीन्स कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके सेकंड हमारे पास क्या है, सेल्स टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स, नहीं ये डायरेक्ट टैक्स नहीं होता है, ये हमारे पास जितनी भी सेल हुई है उस सेल पर लगने वाला एक पर्टिकुलर टैक्स होता है, जो
कंपनी टू कंपनी डिसाइड किया जाता है, दैट मीन्स कि डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, वाइल मल्टीप्लाइंग ए पोलिनोमियल बाय मोनोमियल, जैसे एक कोई पोलिनोमियल है, दो का ही ले लेते हैं, 2x-3 है, और इसको मोनोमियल सिर्फ y ले लेते हैं, तो उससे मल्टीप्लाई करें तो वी मल्टीप्लाई एवरी टर्म इन द पोलिनोमियल बाय द मोनोमियल। बिल्कुल सही है, अगर हमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो मैं इस y को 2x से भी मल्टीप्लाई करूंगा और 3 से भी, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ए नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7, 8 इज ए परफेक्ट स्क्वेयर, ये कहना चाह रहा है कि 2, 3, 7 या 8 से जो नंबर समाप्त होते हैं, ख़त्म होते हैं, वो परफेक्ट स्क्वेयर होते हैं। ज़रूरी नहीं है, जैसे 12 है, 2 पे ख़त्म हो रहा है, पर क्या एक परफेक्ट स्क्वेयर है? नहीं है, दैट मीन्स कि एक फुल स्टेटमेंट हुई। राइट, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ साथ साथ। नेक्स्ट फिफ्थ में कह रहा है ए नंबर ए इज़ ए परफेक्ट स्क्वेयर अगर वो नंबर किसी के स्क्वेयर के रूप में लिखा जा सकता है, तो ए बी के स्क्वेयर के रूप में लिखा गया है फॉर नेचुरल नंबर बी, तो हम उस ए को परफेक्ट स्क्वेयर कहेंगे। बिल्कुल सही है, ठीक है। ए मान लीजिए हमारा वो 16 है, 16 एक्चुअल में 4 के स्क्वेयर के रूप में लिखा जाता है, दैट मीन्स कि इस 16 को हम एक परफेक्ट स्क्वेयर बोल देंगे। क्लियर। नेक्स्ट, इफ 3 रेज़ टू पावर 4, 3 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है? 81, ठीक है, लेकिन हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ये कह रहा है ये इक्वल है 3 रेज़ टू पावर x के, तो x की कितनी पावर, x की कितनी वैल्यू होगी? तो ऐसी सिचुएशन में देखिए हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर में क्या होता है, जो डिफरेंट होते हैं उनको आपस में इक्वल रख लिया जाता है। तो यहाँ से हमने कंपेयर किया तो x किसके इक्वल आ रहा है? 4 के, और वही हमें यहाँ पर दे भी रखा है, दैट मीन्स कि ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट हुई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, बेस डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर आपस में कॉमनली जा सकती है, तो ये बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट, एट्थ में है टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी वेरी डायरेक्टली इफ x इंटू वाई इज कॉन्स्टेंट। नहीं, डायरेक्टली का क्या मतलब है? x अपॉन y इज कॉन्स्टेंट, है ना, कि वो अपॉन में किसी के इक्वल आए, लेकिन ये मल्टीपल में कौन होता है? इन्वर्सली डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। डिस्काउंट किसके इक्वल होता है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बिल्कुल सही है, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया भी था, ट्रू है। ओके, 10th, इफ इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर ईच फैक्टर appears 2 टाइम देन द नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब। नहीं, परफेक्ट क्यूब के लिए 2 टाइम्स नहीं, 3 टाइम्स आना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। 2 टाइम होता हो तो परफेक्ट स्क्वेयर बोला जाता है, परफेक्ट क्यूब नहीं होता, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, चलिए ये था हमारे ट्रू फॉल्स। ओके, अब फिल इन द ब्लैंक आ गए हैं। क्या है? द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ, क्या होंगे? रेशनल नंबर ही होंगे, ठीक है। किसी भी 2 रेशनल नंबर को हम आपस में ऐड करते हैं तो रिजल्ट भी एक रेशनल नंबर ही आता है। क्लियर। नेक्स्ट, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है आर नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल बता रखा है, तो किन ऑपरेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है? ये सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होती, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। नेक्स्ट, ये कहता है कि ये क्वांटिटी एक्सप्रेशन हमें दी गई है, तो x की वैल्यू बतानी है, तो ऐसा करते हैं 3x को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 6x। तो 5x उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेगा तो 6x में से तो x बचा, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? -7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, इस पर्टिकुलर की हमें डिग्री बतानी है, तो हम क्या करते हैं? हाईएस्ट पावर देखते हैं। यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 6 है, यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 6 है। कैसे? ये 5 और a की 1 दोनों आपस में क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी, तो 6 सबसे हाईएस्ट नज़र आ रही है, तो पूरे एक्सप्रेशन की या पूरे पोलिनोमियल की हमारी डिग्री कहलाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन स्पीड इज डबल, तो टाइम क्या होगा? टाइम इज डैश टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो ऑब्वियस सी बात है, स्पीड डबल हो रही है तो टाइम एक्चुअल में हाफ हो जाता है। क्लियर, क्योंकि स्पीड और टाइम जो है वो एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, सीधी सी बात है ना, और स्पीड धीरे धीरे चलाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्स्थ में है इन डायरेक्ट वेरिएशन इफ x डिक्रीजेज देन y भी डिक्रीज करेगा, द y डिक्रीजेज, एंड x डैश इफ y इंक्रीजेज, तो x भी इंक्रीज ही करेगा।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेवंथ में क्या है, 40 आर्टिकल्स कॉस्ट 180 रुपीज़, देन कॉस्ट ऑफ 12 आर्टिकल। ठीक है, देखिए 40 आर्टिकल की यूनिटरी मेथड लगा लीजिए, 180 रुपये। तो एक आर्टिकल के कितने होंगे, 180/40, है ना। जो थोड़ा बहुत कैंसिल हो रहा है करना कर दो। और कितने का निकालना है, 12 का। सो 12 आर्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे। तो 4 से इसको कैंसिल किया 3, सो 18 और 3 का प्रोडक्ट करें तो कितना आ गया, 54। तो हमारे पास 54 रुपीज़ आ रहे हैं 12 आर्टिकल्स के। ओके नेक्स्ट, एन की वैल्यू बतानी है इस पर्टिकुलर में। ये देखिए इनका बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। क्यों, क्योंकि ये देखिए डिवाइड हो रहे हैं, है ना। तो ये क्या बन गया, ये बन गया -2/3 4 - 3 1। और जबकि ये इक्वल किसके है, -3/2 के, जबकि हमारे पास तो 2/3 है। तो हमने क्या किया, इसका कर लिया रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2/3 बन जाएगा। माइनस से का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि माइनस आप ऊपर लिखें नीचे लिखें, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे फर्क ये पड़ेगा इसकी जो पावर है वो अपोजिट साइन की हो गई। क्यों किया, ताकि बेस सेम हो जाए। अब कंपेयरिंग का काम करें दोनों तरफ, तो कंपेयर करने से हमारे पास बेस सेम है, बचा क्या, ये पावर पावर आपस में इक्वल बच गई। कौन कौन, 1 और -n। n तो n की वैल्यू निकालें तो इस माइनस को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो n किसके इक्वल आ रहा है, -1 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, शिफ्टिंग हो गई यहाँ से। ओके, अब ये पूछा है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। देखिए नेगेटिव का क्यूब रूट नेगेटिव में ही आता है। अब बस ये सोचिए कि 64 किसका क्यूब है, 64 एक्चुअल में 4 का क्यूब होता है ना। 4 का क्यूब करने से, और 216 किसका क्यूब होता है, 6 का। तो यानी कि इसका जो क्यूब रूट है वो क्यूब रूट ये आएगा -4/6 के इक्वल। क्लियर। नेक्स्ट, इफ 75% ऑफ x इज 99। ये कह रहा है कि भाई x का 75%, तो 75% परसेंट हटाए तो नीचे 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, x इज मतलब इक्वल, और 99। तो यहाँ से हम शिफ्टिंग करके 25 से कैंसिल कर दें 3, 25 से इसको कैंसिल करें 4, तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 99। अब ये शिफ्ट होगा तो 4/3 बनेगा, 3 से इसको कैंसिल किया तो 33। सो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, 132 बन रहा है, 132 के इक्वल आ रहा है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा फिल इन द ब्लैंक। चलिए नेक्स्ट करते हैं, मैच द कॉलम है। ए को 1 से डिवाइड करेंगे तो वापस ए ही आएगा, दैट मीन्स ये ऐसे मैच कर रहा है। ए को ए से डिवाइड करें, किसी भी क्वांटिटी को सेम उसी से डिवाइड करते हो तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। दैट मीन्स कि ये पी के इक्वल मैच कर रहा है। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। तो ये इसके इक्वल आ गया। तो ए प्लस बी को बी प्लस ए कॉम्यूटेटिव लो लग गया, है ना। तो ये इसके इक्वल आ गया। चलिए नेक्स्ट, स्क्वेयर रूट ऑफ दैट वन। इसका स्क्वेयर रूट क्या होगा, देखिए यहाँ पर टोटल 4 डिजिट है, तो दैट मीन्स कि जो रिजल्ट आने वाला है वो 2 डिजिट का आएगा। तो 2 डिजिट में ये नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव भी है, स्क्वेयर रूट है, ये भी नहीं हो सकता। बचे हमारे पास ये दो। तो अब यहाँ पे देखिए 16 किसके नज़दीक है, 20 के नज़दीक है ना। और 20 का स्क्वेयर कितना होता है, 400 होता है, यानी 400 का रूट 20 आएगा। तो क्या 16 का रूट इतना हो सकता है, ये तो हज़ारों में है ना। तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारे पास बचा गया 72। दैट मीन्स कि इसका स्क्वायर रूट 72 आएगा। तो इस तरीके से भी आप ट्राई कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको इसका पूरा स्क्वायर रूट निकालना है। ऑप्शन छाटो क्या क्या नहीं हो सकता उनको। ठीक है, सो ये आ गया। यहाँ पर फिर से देखिए, सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। यहाँ ये क्या है, क्यूब रूट है। क्यूब रूट में हमें ट्राई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किसका बन रहा है किसका नहीं। तो पहले ये कर लेते हैं, क्यूब ऑफ -7। तो माइनस का क्यूब तो रिजल्ट नेगेटिव में आता है, पॉजिटिव तो आ नहीं सकता। तो यही बनेगा, 7 का क्यूब 343 ही होता है। तो बचा हमारे पास ये। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। फिर अमाउंट छाटना है। अमाउंट हमारे पास, अमाउंट का फॉर्मूला आई थिंक ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल 1 + रेट बाय 100 रेज़ टू पावर n, है ना। देन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस इससे तो नहीं निकल के आएगी, है ना। तो ये है हमारे पास सेलिंग प्राइस, क्योंकि ये तो एक्चुअल में लॉस का परसेंटेज का फॉर्मूला है। तो ये हो गया हमारा मैच द कॉलम। क्लियर। चलिए लास्ट करते हैं, इसके भी हमारे पास कुछ 15-16 क्वेश्चंस हैं।
ओके, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में फिफ्थ का फर्स्ट देखिए क्या है। डिवाइड ₹500 बिटवीन रीता एंड सीमा सच दैट वन थर्ड ऑफ शेयर ऑफ रीता एंड हाफ शेयर ऑफ सीमा ये इक्वल होंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए जब भी हमें किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को दो हिस्सों में बांटना है, ठीक है, कोई भी चीज़ है दो हिस्सों में बांटना है, तो वो क्वांटिटी में से आप क्या किए, एक हिस्सा x मान लीजिए, तो दूसरा क्या हो जाएगा, वो क्वांटिटी माइनस एक्स हो जाएगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास आपके टोटल 10 रुपए हैं, ठीक है, एक पॉकेट में 3 रुपए हैं, तो दूसरे पॉकेट में कितने रुपए होंगे, 7 रुपए होंगे। अब ये मत बोलना मेरे पास तो तीसरी एक और पॉकेट थी, मैं दो पॉकेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि दो पॉकेट हैं, दो पॉकेट में से एक पॉकेट में 3 रुपए हैं, तो दूसरे में कितने होंगे, 7। हाँ, आंसर सही दिया होगा, लेकिन बात ये है कि ये 7 आया कैसे, आपने टोटल में से पहले वाली क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट की है ना। तो अब मैं यहाँ पर 3 की जगह एक्स रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है, तो पहले पॉकेट में x रुपए हैं, तो दूसरे पॉकेट में कितने रुपए होंगे, 10 माइनस एक्स रुपए होंगे, है ना। तो वैसा ही काम यहाँ पर, अब टोटल रुपए हमारे पास 500 है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द शेयर ऑफ रीता, रीता का जो शेयर है उसको हमने ₹x मान लिया। देयरफॉर द शेयर ऑफ सीमा, सीमा का जो शेयर है वो कितना हो जाएगा, 500 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे, इन्होंने क्या बोला है, रीता के शेयर का वन थर्ड, रीता का शेयर एक्स है, उसका वन थर्ड यानी कि 1/3, है ना, और सीमा का शेयर का हाफ यानी कि इसका हाफ, ये दोनों के आपस में इक्वल है। तो हम देखिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तक पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हम x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 इधर से मल्टीप्लाई करेगा और 3 इधर से मल्टीप्लाई कर लेगा, सो 2x से मल्टीप्लाई करेगा और 3 500 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1500, x से मल्टीप्लाई करेगा तो 3x। अब 3x इधर ले आए तो ऐड होगा, कितना आ गया 1500, सो ये कितना बन गया 5x इज इक्वल टू 1500, और 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 300। तो x हमने किसको मान रखा था, रीता के शेयर को, देयरफॉर शेयर ऑफ रीता कितना आ गया, रीता का शेयर आ गया ₹300 एंड शेयर ऑफ सीमा, सीमा का शेयर कितना आ गया 500 माइनस 300 यानी कि ₹200। क्लियर, सिंपल सा था क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट, देखिए ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20%, ओके, तो उस नंबर को एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%, और फिर हमें नेट इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट में बताना है कितना होगा कितना नहीं होगा। तो देखिए कई बच्चों के डाउट रहता है कि कब हमें एक्स मानना चाहिए, कब हमें 100 के रूप में कंसिडरेशन पर काम करना चाहिए। देखिए जब हमें सिर्फ परसेंटेज से रिलेटेड मैटर दे रखा है, नंबर से रिलेटेड कुछ भी नहीं दे रखा, तो ऐसी सिचुएशन में आप 100 पे काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कन्फ्यूज़न तब होता है जब हमें कई बार रुपीज़ भी दे दिया जाता है या क्वांटिटी दे दी जाती है, दैट मीन्स कि नंबर भी दे दिया जाता है, परसेंटेज भी है। ऐसी सिचुएशन में आप 100 पर काम करते हो तो कंपैरिजन करना दिक्कत देता है, ठीक है, क्योंकि हमने 100 मान रखा है, हमें कुछ और नंबर भी दे रखा होगा, तो उस 100 को और इस 300 को आपस में कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में एक्स मानना चाहिए। तो फिलहाल हम 100 मान के कर सकते हैं, लेट द नंबर बी 100 कंसिडर कर लें। Therefore, after increased by 20%, न्यू नंबर, नया नंबर हमारा क्या बन जाएगा, देखिए 100 तो है ही, 100 में हमने 20% ऑफ 100 और ऐड कर दिया, तो यानी कि ये क्या बन गया 100 प्लस 20/100 मल्टीप्लाई 100, ये कैंसिल,
कितना आ गया 120, यानी नया नंबर अभी आ गया। नाउ अब हम इस नंबर को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। नाउ आफ्टर डिक्रीज्ड बाय 20%, अब इस नंबर को हमें डिक्रीज भी करना है, ठीक है। अब न्यू नंबर जो है वो कितना होगा, तो 180 में से हमें कुछ कम करना है, तो कम करने का मतलब है माइनस, क्या कम कर रहे हैं, 20% ऑफ दिस 120, है ना। सो 120 माइनस 20/100 ऑफ 120 कितना आ गया, 120 माइनस 24, तो ये आ गया 96, सॉरी, हाँ 96, है ना। तो ओरिजिनल नंबर तो 100 था, अब नया नंबर हमारे पास 96 आ रहा है, तो ये तो क्या हो गया, कम हो गया, है ना। हेयर 100 इज ग्रेटर देन 96, देयरफॉर न्यू नंबर इज डिक्रीज्ड बाय ओरिजिनल नंबर कितने से, बाय 4। अब हमें इसको परसेंटेज में पता करना है, देयरफॉर डिक्रीज परसेंटेज, ये डिक्रीज परसेंटेज जो है वो पता करने के लिए हम क्या करें, जितना पर डिक्रीज हुआ है वो, और कंपेयर किससे कर रहे हैं, ओरिजिनल नंबर से यानी कि 100 से, और परसेंटेज में बदलना है तो 100%, तो ये कैंसिल, क्या आ गया 4%, यानी कि कितने परसेंट की डिक्रीमेंट हो रही है, 4% की डिक्रीमेंट हो रही है। क्लियर, तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए फैक्टराइज करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे एक्स रेज टू पावर 8 है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स रेज टू पावर 4 का स्क्वायर, क्योंकि पावर की फिर से पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई करती है ना। तो यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की उसको मेंशन कर देते हैं, ए रेज टू पावर एम होल रेज टू पावर एन क्या होती है, ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई एन के इक्वल होती है। तो हमने फिलहाल इस स्टेप से इस स्टेप पर हम फॉलो किया है। नेक्स्ट अब ये देखिए, ये ए स्क्वेयर फिर माइनस और फिर बी का स्क्वेयर, वो वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए माइनस बी एंड देन ए प्लस बी। फिर से हमने जो आइडेंटिटी यूज़ की वो मेंशन कर देते हैं, तो ये पर्टिकुलर आइडेंटिटी हमने यूज़ की है ना। अब फिर से देखिए एक्स रेज टू पावर 4 को और 4, इस पर्टिकुलर को और फैक्टराइज किया जा सकता है, कैसे, एक्स रेज टू पावर 4 को स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख सकते हैं, इन द सेम वे ए रेज टू पावर 4 को भी ए स्क्वेयर का स्क्वेयर, है ना। और इसको हम और छोटा नहीं कर सकते, तो इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं। क्लियर, अब यहाँ पर फिर से ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, फिर से सेम आइडेंटिटी लग रही है, तो हमने क्या किया, फिर से वही आइडेंटिटी लगाई, ए स्क्वेयर ए माइनस बी एंड अगेन ए प्लस बी, ठीक है। और ये वाली ब्रैकेट फिर से सेम, फिर से हमने जो आइडेंटिटी यूज़ की है वो मेंशन करिएगा ज़रूर। अब उससे नेक्स्ट स्टेप में फिर से देखिए, यहाँ पर वही सेम आइडेंटिटी लग रही है, तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। इस वाली ब्रैकेट का हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये वाली ब्रैकेट एज इट इज़। अब ये वाली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत है नहीं, सारे के सारे ये जो हैं वो मल्टीपल में है। क्लियर, और देन लास्ट ब्रैकेट भी फिर से सेम, यहाँ 4 पावर आएगी, और फिर से हमने यहाँ पर वही सेम आइडेंटिटी यूज़ की है, तो चाहे उसको कितनी बार भी यूज़ करना पड़े मेंशन ज़रूर करें, ठीक है, बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो ये है हमारा थर्ड पार्ट। चलिए नेक्स्ट फोर्थ करते हैं। देखिए फोर्थ क्या है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज एंड 4 डेज रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, तो वही काम बी 4 दिन में पूरा कर सकता है। ए स्टार्टेड द वर्क वर्क एट इट फॉर 2 डेज, ए ने काम स्टार्ट किया और 2 दिन तक उसने काम किया, एंड देन वॉज ज्वाइंड बाय बी, और फिर बी ने वो काम ज्वाइन कर लिया उसके साथ, यानी कि तीसरे दिन से ए और बी मिल के काम करने लग गए। सो फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, अब टोटल टाइम कितना लगा पूरे काम को करने में हमें वो बताना है। तो देखिए उसको लेकर चलते हैं, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए to complete the work
6 and number of days taken by B to complete the work 4. Therefore work done by A in 1 day, ऐसा करते हैं therefore वर्क डन कि एक दिन में ए ने कितना काम किया, वर्क डन बाय ए इन 1 डे, एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/6 करेगा, रेसिप्रोकल है ना। जैसे आप कोई काम 2 घंटे में करते हैं तो 1 घंटे में काम कितना हुआ, काम तो आधा ही हुआ, आधा मतलब 1/2। 3 घंटे में कर रहे हो तो 1 घंटे में कितना होगा, 1/3। 3 दिन में कर या 10 दिन में कर रहे हो तो एक दिन में कितना होगा, 1/10, रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसी तरीके से वर्क डन बाय बी इन 1 डे, एक दिन में बी कितना काम करेगा, 1/4। देयरफॉर वर्क डन बाय ए एंड बी, दोनों द्वारा ए एंड बी इन 1 डे, एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे वो और पता कर लेते। तो मिलकर का मतलब इन दोनों को जोड़ दें, जो कि कितना आ गया एलसीएम लेके, एलसीएम आ गया 12, 12 6 2 2 3, ये 5 आ गया, यानी कि 5/12 हिस्सा काम दोनों मिलकर एक दिन में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले 2 दिन तो सिर्फ अकेला ए काम कर रहा था, है ना। नाउ वर्क डन बाय ए इन 2 डेज, 2 दिन में ए ने कितना काम किया, एक दिन में 1/6 कर रहा था, तो 2 दिन में क्या करेगा, दुगना काम करेगा, यानी कि 1/3 काट के इतना काम हो गया। देयरफॉर वर्क लेफ्ट, कितना काम बाकी रह गया। ठीक है, रिमेनिंग वर्क पता कर लेते हैं, रिमेनिंग वर्क आफ्टर 2 डेज, अब 2 दिन के बाद कितना काम रह गया, टोटल काम हमेशा 1 माना जाता है, 1 में से 1/3 काम हो चुका है तो वो हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ हमारे पास कितना बचा, 3 - 1 2, यानी कि इतना काम अभी भी बाकी है जो अब तीसरे दिन से ए और बी मिलकर करने वाले हैं। ठीक है, जबकि ए और बी मिलकर एक दिन में इतना काम कर लेते हैं, तो बचा हुआ काम वो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। सिंपल सा तरीका आपको क्या ध्यान रखना है, देयरफॉर नंबर ऑफ डेज taken by A and B together to complete the remaining work, कि रिमेनिंग जो वर्क है वो ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे। तो उसका सिंपल सा तरीका आपको क्या ध्यान रखना है, जितना काम है उसको एक दिन में वो कितना कर सकते हैं उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, सिंपल। अभी तो देखिए ये आ गया 2/3 और 5/12 को ऐसा लिखते हैं 12/5, 3 से इसको कैंसिल किया 4, ये आ गया हमारे पास 8/5, है ना। तो ये तो उन्होंने ए और बी ने मिलकर बचा हुआ काम किया, लेकिन पहले 2 दिन में ए ऑलरेडी काम कर चुका है ना। सो अब हमें टोटल नंबर ऑफ डेज पता करना है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन, कि टोटल कितना टाइम लगा। देखिए 2 दिन तो ए अकेला काम किया और बचे 8/5 दिन दोनों ने मिलके काम किया, तो इसका एलसीएम ले तो 5, कितना आ गया 10 और 8 18, इसको मिक्स फ्रैक्शन में दे दें, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे हमारे एक्सरसाइज में। तो ये आ गया 15 और 3 18/5, यानी कि इतने डेज में हमारा पूरा काम हुआ है। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फिफ्थ करते हैं। देखिए नेक्स्ट फिफ्थ क्या है, इन व्हाट टाइम, टाइम पता करना है, विल दिस 64,000 अमाउंट टू दिस, दैट मीन्स कि ये हमारा प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये हमें रेट दे रखा है और टाइम हमें निकालना है, इंटरेस्ट जो है वो भी ईयरली पर हो रहा है। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले तो हम यही लिख देते हैं कि कंपाउंडेड क्या है, ईयरली या एनुअली, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा प्रिंसिपल पी से डिनोट कर देते हैं, कितना है ₹64,000,
अमाउंट कितना है, इसको ए से डिनोट कर देते हैं, इट इज़ ₹88,360 एंड आवर रेट को आर से डिनोट कर देते हैं, इट इज़ 17 पर एनम, है ना। ये हो गया 35/2% पर एनम, और टाइम को हम टी से डिनोट कर देते हैं। नाउ अब हमें पता है कि हमारा अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू पावर टाइम। अब इसमें इनकी वैल्यूज रख देते हैं। सो इट इज़ 88,360, दैट वन इज 64,000 एंड दैट वन इज 1 प्लस 35/2, 2 के साथ 100 भी है टाइम। इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 64,000 जीरो से जीरो कैंसिल कर देते हैं, या इनको सिंप्लीफाई करें तो 5 से कैंसिल कर दें, 5 से ये 40, एलसीएम लिया तो 40 और 7 47/40 रेज टू पावर टाइम। क्लियर। तो यहाँ 4 से और कैंसिल कर दें, 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 16 64, 4 से इसको कैंसिल किया 2 2 0 9। ओके, ये देखिए साफ अब नज़र आ रहा है कि ये जो 2209 है ये 47 का स्क्वायर है, और 1600 ये 40 का स्क्वायर है। यहाँ से आपको हिंट मिल जाता है, एक हिंट दे ही रहा है, देखिए 40 का स्क्वायर 1600 होता ही है, तो दैट मीन्स कि ये 47 का ही स्क्वायर पाएगा। ठीक है, और अब हम इसको कंपेयर करके डायरेक्टली बता सकते हैं कि कितना टाइम है 2। सो ऐसे लिखें, कंपेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। सो हमारे पास रिक्वायर्ड टाइम कितना आ गया, 2 years। क्लियर। तो ये था हमारा पार्ट 5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 7। What must be added to each of the numerator and the denominator of the fraction 7/11? ये कह रहा है कि 7/11 जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐसा क्या ऐड करें टू मेक इट इक्वल टू 3/4। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस वैसे 10th क्लास में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन शुरुआत यहाँ पे हो ही रखी है। ठीक है, गिवन फ्रैक्शन हमारे पास क्या है वो बता देते हैं। गिवन फ्रैक्शन ये है 7/11, let the required number जो है उसको हम मान लेते हैं x मान लें। therefore अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अब उसने क्या बोला है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसा क्या ऐड करें जो कि हमने x माना कि वो जो फ्रैक्शन है वो 3/4 बन जाए। तो हमने न्यूमरेटर में भी x ऐड किया, डिनोमिनेटर में भी x ऐड किया। अब इन दोनों को हम लेके चल रहे हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 4 7 से मल्टीप्लाई करेगा, x से भी मल्टीप्लाई करेगा। अब ऐसे ही 11 3 से मल्टीप्लाई करेगा, x भी 3 से मल्टीप्लाई करेगा। अब x एक तरफ किया है, ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया था, है ना। तो 4x माइनस एक्स एक्स, और यहाँ कितना बच गया 5। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या है 5 है। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज 5। मतलब 5 बोल के मैंने 15 लिखा है, हो जाता है कई बार। चलिए ठीक है, होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं अच्छे से। लाइक शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट 7th पार्ट देखते हैं। If 10 men can do a part of work in 18 days, how many would do it in 30 days? ज़्यादा में भाई इस तरह का क्वेश्चन हम पहले करके आए हैं, किसमें MCQs में करके आए थे आई थिंक, है ना। तो वैसा सा ही वर्क कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लेकर चलते हैं नंबर ऑफ मैन डू द वर्क इन 18 डेज, ऐसे कर लेते हैं। यस, नंबर ऑफ, क्योंकि हमें वही चीज़ निकालनी है ना। सो नंबर ऑफ मैन डू द वर्क इन 18 डेज। तो देखिए 18 डेज में कितने आदमियों की जरूरत पड़ रही है, 10 की जरूरत पड़ रही है ना। तो नंबर ऑफ मैन डू द वर्क इन 1 डे, एक दिन के लिए अब कितने आदमी चाहिए, ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा का मतलब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नंबर ऑफ मैन डू इन 30 डे, तो 30 डे के लिए हम क्या करेंगे, 30 से इसको डिवाइड कर देंगे, है ना।
ये कैंसिल, 3 से इसको कैंसिल किया तो 6, यानी कि हमारे पास 6 मैन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर हमें वो काम 30 दिनों में पूरा करवाना है तो। क्लियर? आसान सा था। वहाँ हमने रफली किया था, यहाँ थोड़ा फेयर वर्क में कर लिया। इनको आप इन्वर्स प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, इनको एक्स और वाई मानकर, या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों सही हैं, गलत नहीं किया जाएगा। क्लियर? चलिए 8 देखते हैं क्या है। 8th, ए मैन लीव्स हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ, 1/3 टू हिज सन एंड रिमेनिंग टू हिज डॉटर। तो ऐसा करते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, लेट द प्रॉपर्टी ऑफ मैन बी ₹x, ऐसे कर लेते हैं, है ना। लेट द प्रॉपर्टी ऑफ द मैन बी ₹x मान लेते हैं। देयरफॉर प्रॉपर्टी ऑफ वाइफ कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ x, है ना। एंड प्रॉपर्टी ऑफ सन, सन की प्रॉपर्टी कितनी है, 1/3 ऑफ x। एंड डॉटर, प्रॉपर्टी ऑफ डॉटर, डॉटर के पास प्रॉपर्टी कितनी है, रिमेनिंग। रिमेनिंग का मतलब है टोटल जितनी प्रॉपर्टी थी, यानी कि x, उसमें से x/2 मदर और x/3 सन को देने के बाद क्या बचा वो, यानी कि इनका एल्शियम ले लें तो 6 एल्शियम आ गया। 6x माइनस 3x माइनस 2x इज इक्वल टू कितना बच गया, x/6। तो डॉटर के पास इतनी आ गई, जबकि एक्चुअल में डॉटर के पास शेयर कितना है वो बता रखा है 15,000 रुपये, है ना। तो यहाँ पर जो डॉटर का जो शेयर है, यहाँ पे शेयर ऑफ वाइफ बोल देते हैं आप, ऐसे की बजाय शेयर ऑफ वाई, शेयर ऑफ सन, शेयर ऑफ डॉटर, और डॉटर का शेयर था 15,000। ठीक है, तो ये 15,000 इसके इक्वल आ गया x/6 के। अब 6 इधर आकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, है ना। तो बेसिकली हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, आई थिंक ये 90,000 बन गया। सो यानी x हमने किसको माना था, उस मैन की प्रॉपर्टी को। सो हमें पता चल गया हाउ मच मनी डिड द मैन लीव। तो मैन जो है आदमी ने कितने रुपए छोड़े थे, 90,000। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर मैन लीव्स ₹90,000। फिर उसने आगे पूछा है हाउ मच मनी डिड हिज वाइफ गेट। सो एंड वाइफ गेट्स, वाइफ के पास कितने आए हैं, हाफ ऑफ 90,000, है ना, यानी कि 45,000 रुपये। ठीक है, और साथ साथ उसने सन का भी पूछा है, एंड सन गेट्स 1/3 ऑफ 90,000 रुपीज़। दैट मीन्स कितने रुपए हो गए, 30,000। तो देखो 45,000 और 30,000, 75,000, 75,000 में डॉटर के 15,000 और जोड़ लो, टोटल 90,000 हो गए, है ना। तो ये था हमारा पार्ट 8। चलिए नेक्स्ट करते हैं पार्ट 9। क्या है, इस पर्टिकुलर को सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहली हमारी ये रहती है प्रेफरेंस, ब्रैकेट ओपन करना। तो मेरे को यहाँ पे ये देखने मिला इस ब्रैकेट के अंदर भी एक और पोर्शन है जिसको हमें पहले सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए, है ना। तो चलिए ठीक है, ब्रैकेट ही खोल देते हैं। देखिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई किसी की प्रेफरेंस ये हो सकती है कि वो इस 2 को इस 1 के साथ अलग सेपरेट कर दे और -3x के साथ अलग सेपरेट कर दे, और फिर x वाले एक तरफ और बिना x वाले एक तरफ लेकर आए। ठीक है, तो हर एक का तरीका अलग अलग हो सकता है। अब माइनस के बाद ये 1 - 3x आएगा। तो जैसे ही माइनस के बाद एक से ज़्यादा टर्म हो तो कोशिश करो कि ब्रैकेट ज़रूर लगाएं। गलती होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे आपके। अब
4x माइनस 1 और यहाँ हमारे पास क्या बन गया, ये ब्रैकेट ओपन करें तो -1 और माइनस माइनस +3x डिवाइडेड बाय 2 एंड x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2। तो इधर मैं इस पूरा ही लिख लेता हूँ 3 नीचे और 2 जो है ये अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8x माइनस 2, है ना। और यहाँ हमारे पास क्या बच गया, यहाँ बच गया हमारे पास 8 और 3 11x माइनस 1 इज इक्वल टू में x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2। अब ऐसा कर लेते हैं, लेफ्ट का एल्सियम ले लेता हूँ। अब आपको सेपरेट करना है, अब भी सेपरेट कर सकते हो। मैं सिंपली ये करने वाला हूँ, लेफ्ट में अलग कंबाइन एक एल्सियम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। देखिए अलजेब्रा में एक से ज़्यादा तरीके पॉसिबल हैं, तो आप कौन सा अटैम्प्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा स्टेप्स। क्लियर। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या बन गया, 16x माइनस 4 माइनस 33x माइनस माइनस +3 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2। तो 16 माइनस 33 माइनस 17x बच गया और 4 माइनस 3 सॉरी माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 और नीचे 6 है और यहाँ x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 है। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 यहाँ माइनस 17x एंड माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा और 6 जो है वो x माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेगा। तो 17 दूनी 34 x माइनस 2 और यहाँ 6x माइनस 42। तो आई थिंक ऐसा करते हैं कि 34 को तो उधर ले जाते हैं, तो प्लस का 34 हो जाएगा और -2 इधर पहले से ही था, वो माइनस का इधर ले आते तो प्लस का हो जाएगा। ये कितना बच गया 40 और ये भी 40। बीच में मेरे को ऐसा डाउट लगने लग गया था कहीं कुछ गलती ना हो गई हो, लेकिन अब सही लग रहा है। तो 40 इधर मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, 40 से 40 कैंसिल, तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ रही है 1। तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो ये था 9th पार्ट। चलिए 10th करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी इक्वल हो। तो देखिए ऐसा करते हैं कि ये 5⁻² प्लस 1 को तो एज इट इज़ रहने दिया, डिवाइड 25 को हमने लिख लिया 5 स्क्वेयर, क्योंकि देखिए मैक्सिमम जो टर्म थी सारी 5 में थी, तो 25 को भी कन्वर्ट करना बेटर रहा। अभी देखिए बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर्स क्या होंगी, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, तो 2x प्लस 1 में 2 सब्ट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, 5 की पावर 2x माइनस 1 बच रही है और यहाँ 5 की पावर 3 है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग का काम करते हैं। एक पहले भी आया था, आई थिंक MCQ में आया था, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, है ना। तो कंपेयर किया तो 2x माइनस 1 किसके इक्वल आ गया 3 के, सो 2x किसके इक्वल आ गया, -1 उधर जाके प्लस होएगा 4 के, सो 2 इधर मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट क्या है, ए स्क्वेयर रूम ऑफ साइड 14 मीटर इज टू बी पेव्ड विद स्क्वेयर टाइल्स ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्क्वेयर रूम है जो जिसकी साइड है 14 मीटर और उस पर हमें टाइल लगानी है, स्क्वेयर टाइल्स 50 सेंटीमीटर की। फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ द रूम। रूम के फ्लोर को, जैसे मान लीजिए ये हमारा वो रूम का फ्लोर है, क्योंकि स्क्वेयर रूम बोला है तो दैट मीन्स सारी साइड सेम होंगी। 14 मीटर है तो इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास 1400 सेंटीमीटर का तो एक फ्लोर हो गया। अब ये कह रहा है कि इसमें हमें छोटी छोटी स्क्वेयर टाइल्स लगानी है, ठीक है। और हर एक स्क्वेयर टाइल्स की जो मेजरमेंट दे रखी है वो कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें ये बताना है कि ऐसी टोटल कितनी यहाँ पे टाइल्स जो हैं वो लगने वाली हैं। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक क्या है कि फ्लोर का एरिया जो भी होगा उसको हम एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ बता देते हैं, देखिए साइड ऑफ फ्लोर कितनी है 14 मीटर, जिसको हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, एंड साइड ऑफ टाइल ये कितनी है 50 सेंटीमीटर, है ना। देयरफॉर number of tiles required
tiles required इज इक्वल टू में स्पेस को मैं तुम्हें इधर कर देता हूँ, यहाँ हम करने वाले हैं एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, वन टाइल। तो देखिए फ्लोर का एरिया क्या होगा, 1400 मल्टीप्लाई 1400, और एक टाइल का एरिया कितना हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई 50, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 5 से इसको कैंसिल करें, 2 10 8 40, जीरो फिर से दूसरे 5 से भी कैंसिल कर दे तो 5 25 और 36, तो 14, ये भी 14 इंटू 4 होता है ना। और 14 का स्क्वायर कितना हो गया, 196, इसको 4 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24 4 2 36 38 3 7, तो ये आ रही है हमारे पास 784 टाइल्स। ठीक है, तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 11। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमें गिवन है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन में ये दिया गया इतने स्क्वायर यूनिट, सो व्हाट आर इट्स डायमेंशंस। सो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर, इसके हमें फैक्टर करने हैं। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें क्या दिया गया है, एक्स स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 45, तो हम इसके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर में क्या हो जाएगा, देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो 5 और 9 45, तो 5x प्लस 9x प्लस 45, तो x कॉमन लिया तो x प्लस 5 यहाँ रहा है, यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 5, तो x प्लस 5 हमने ब्रैकेट कॉमन ली तो क्या बच गया, x प्लस 9। तो देखिए दो चीज़ों का प्रोडक्ट हमारे पास आ गया है, दैट मीन्स कि इनमें से एक हमारी लेंथ होगी और एक ब्रेड्थ होगी, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल आर x प्लस 5 एंड x प्लस 9। क्लियर, तो ये हो गया हमारा पार्ट 12। चलिए नेक्स्ट पार्ट 13 करते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू। सो देखिए प्रोडक्ट सिंपल सा है, पहले हम 4x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, 5x माइनस 5y प्लस जेड, देन फिर माइनस 2y को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, एक एक करके हम ये स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते जाएंगे। अब इस z को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 5x माइनस 5y प्लस जेड, तो ये कितना आ गया, 20x स्क्वेयर माइनस 20xy प्लस 4xz, यहाँ ये 10xy प्लस 10y स्क्वेयर माइनस 2yz, that one is 5xz माइनस 5yz प्लस जेड स्क्वेयर। तो इनमें देखिए एक्स स्क्वेयर वाले तो सिंपल से हैं, मतलब एक एक टर्म है, सिंपल कहने का है। वाई स्क्वेयर 10 के साथ है, मैं अंडरलाइन करता जाता हूँ देखिए, और जेड स्क्वेयर ये मैंने पहले लिख ली। अब एक्स वाई वाले देखें तो एक्स वाई इधर है, और कहाँ है भाई एक्स वाई, एक ही है मैं कहीं और चला गया, ये दोनों है, तो -20 और -10 -30xy, है ना। फिर yz ये रहे दो जगह, -2 और -5 -7yz, है ना। एंड xz ये रहा और xz ये रहा, तो zx बोल दीजिए xz बोल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो 9xz, तो ये आ गया हमारा सिंप्लीफिकेशन ऑफ पार्ट 13। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या है, फॉर ए फैमिली ऑफ 6 पीपल 1 गैस सिलेंडर is used to cook food for 32 days. If 2 guests join the family, how long will the cylinder last? तो ये जो क्वेश्चन है ये इनवर्स प्रोपोर्शन पर बेस्ड है, क्योंकि क्वांटिटीज बढ़ेगी पीपल की तो गैस सिलेंडर कम दिन चलेगा, है ना। कम फैमिली मेंबर हो जाएंगे तो गैस सिलेंडर ज़्यादा दिन चलेगा। सो ऐसा करते हैं, नंबर ऑफ डेज गैस सिलेंडर लास्ट फॉर 6 पीपल, हाँ ये ठीक रहेगा। नंबर ऑफ डेज
सिलेंडर लास्ट मतलब चलना फॉर 6 पीपल, 6 पीपल के लिए कितने दिन चलेगा? 32 दिन। देयरफॉर नंबर ऑफ डेज सिलेंडर लास्ट फॉर 1 पीपल, एक पीपल के लिए सिलेंडर ज़्यादा चलेगा कम चलेगा? ज़्यादा चलेगा। ज़्यादा चलने का पहचान क्या है कि मल्टीप्लाई करना है। फिर नंबर ऑफ डेज सिलेंडर लास्ट फॉर 2 मोर पीपल, तो 6 तो पहले ही थे, 2 और बढ़ गए तो यानी कि 8 हो गए। तो इसमें क्या कंडीशन होगी कि इस सिचुएशन को हमें 8 से डिवाइड करना है। तो 8 से हमने इसको कैंसिल किया तो 4, कितना आ गया हमारे पास? 24। तो अब 8 बंदों के लिए कितने दिन गैस सिलेंडर चलेगा? 24 दिन। क्लियर? ये था हमारा 14th। चलिए 15th करते हैं। क्या है? ए सेलर मार्क्स सम गुड्स 20% अबोव द कोस्ट प्राइस, कोई कोस्ट प्राइस थी उससे 20% उसने मार्किंग कर दी उस पर, यानी कि मार्क प्राइस। ही देन सेल्स देम एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। तो अब जो नया मार्क प्राइस था उस पर उसने 20% का डिस्काउंट भी दे दिया। इफ़ द कोस्ट प्राइस इज 550, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 550 का 20% निकालेंगे और 550 में जोड़ देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस में हम 20% निकाल के घटा देंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो अब हमें ये बताना है कि देन फाइंड, हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, और जो भी हुआ उसको परसेंटेज में भी बदलना है। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। कोस्ट प्राइस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कितना है? ₹550। एंड मार्क प्राइस ऑफ गुड्स उसने कितना किया? इस कोस्ट प्राइस में इसी का 20% जोड़ दिया, है ना? तो इसको सॉर्ट आउट करें। 20% ऑफ 550 कैंसिल होकर कितना आ रहा है? 5 10 110, यानी कि ये आ गया हमारे पास 660 रुपये। 660 रुपये नया मार्किंग प्राइस आ गया। तो अब डिस्काउंट कितना दिया? देयरफॉर डिस्काउंट ऑन गुड्स, गुड्स पर डिस्काउंट वो दे रहा है 20%। किसका? मार्क प्राइस का ही देगा, है ना? तो 660 का 20% उसने डिस्काउंट दे दिया, तो 20% ऑफ 660। ठीक है, तो दो तो ये कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास कितना आ गया? ₹132। तो इतना तो डिस्काउंट दे दिया। देयरफॉर सेलिंग प्राइस कितना होगा गुड्स का? गुड्स का सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, है ना? तो ये कितना आ गया? 8 2 5, तो 528 रुपये तो सेलिंग प्राइस हुआ। तो यहाँ हमने क्या नोटिस किया? हेयर जो हमारी कोस्ट प्राइस है वो तो ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो ये पहचान किस चीज़ की है कि हमें लॉस हो रहा है। और लॉस किसके इक्वल होगा? कोस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस के। और कोस्ट प्राइस कितनी थी? 550 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना है? 528 रुपये। तो लॉस कितने का हुआ? 22 रुपये का लॉस हो गया। लेकिन हमें तो उसके लॉस को परसेंटेज में निकालना है, तो लॉस परसेंट किसके इक्वल हो जाएगा? लॉस डिवाइडेड बाय कोस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, है ना? तो 11 से काट दें, ये आ गया। 50 से 100 को काटें 2, कितना आ गया? ये हमारे पास 4%। तो यानी कि लॉस कितना हो गया उसको? 4% का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस फर्स्ट टेस्ट सीरीज का। क्या है? धीरज बाइज ए बाइसिकल मार्क्ड एट रुपीज, ठीक है, he gets a discount of 10%. If the sales tax is 10%, find the amount he pays for the bicycle. बाइसिकल के लिए फिर उसने कितना अमाउंट पे किया, हमें अब वो बताना है। ओके, तो देखिए सिंपल सा तरीका है। पहले हम उसका सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। मार्क प्राइस ऑफ बाइसिकल कितना है? ₹2500। एंड डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? 10%। देयरफॉर डिस्काउंट कितना हो जाएगा हमें वो पता करना है, तो डिस्काउंट हो जाएगा 10% ऑफ 2500, यानी कि
ये आ गया 10/100 ऑफ 2500, जो कि कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ रहा है 250 रुपये का। चलिए अब यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल कितना आ जाएगा, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, बस लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। तो ये हमारे पास मार्क प्राइस माइनस ये डिस्काउंट आ जाएगा, यानी कि ₹2250। लेकिन अब जो सेल्स टैक्स लगता है जो कि 10% का है, वो सेल्स टैक्स इस सेल्स प्राइस पर लगता है ना। नाउ सेल्स टैक्स परसेंटेज कितना है 10%, देयरफॉर सेल्स टैक्स कितना हो जाएगा 10% ऑफ 2250, यानी कि 10/100 मल्टीप्लाई 2250, 20 से 20 कैंसिल, हमारे पास कितना बन रहा है ₹225। क्लियर। तो अब हम ये पता कर सकते हैं देयरफॉर कि उसने कितने पे किए, द अमाउंट ही पेज फॉर बाइसिकल, देयरफॉर द अमाउंट he pays for bicycle कितना है, देखिए 2250 तो वो थे ही, प्लस 225 टैक्स लग गया, तो कितना अमाउंट बन गया 2475 रुपये, है ना। 5 2 7 और 4 और ठीक है, ये था। तो ये था भाई हमारे फर्स्ट टेस्ट सीरीज़। होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चंस बड़े अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के साथ।